तो समान अध्ययन जीके जीएस महारिवीजन के अंतर्गत आज के अंक पे 6 सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे। जैसा कि रिवीजन हम लगातार निरंतर कर रहे हैं, इसमें से आप सभी को पहले मैं इतिहास का रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, रैंडम एक टॉपिक मैं आपका उठा रहा हूं और उसको आपको याद करवा रहा हूं। फिर आपका संविधान है, संविधान के बाद आपका जो है भूगोल का विषय वस्तु है, भूगोल के बाद फिर हम पर्यावरण पढ़ेंगे, पर्यावरण के बाद फिर हम सामान्य विज्ञान और फिर अर्थव्यवस्था। तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा, इसी सीक्वेंस को आप सभी लोग फॉलो करेंगे। चलिए, मैं सबसे पहले आज की सेशन में आपको कला एवं संस्कृति का एक टॉपिक ले रहा हूं, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य जो है आपका टॉपिक है और शास्त्रीय नृत्य को लेकर के आप सभी को मैं पहले 8 शास्त्रीय नृत्य हैं टोटल। ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्य, कहां पर कौन से शास्त्रीय नृत्य आप सभी को जो है जानने चाहिए, इससे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 8 के 8 शास्त्रीय नृत्यों को आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, नृत्य एक प्रदर्शन कला के अंतर्गत आता है। ठीक है, और नृत्य में कई सारी मुद्राएं होती हैं, विशिष्ट भाव होते हैं। तो जो शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्यों में कैसे पद संचालन होगा, कैसे नाटकीय निरूपण होगा, कैसे आपके भाव भंगिमाएं होंगी, इसका एक विशेष नियम होते हैं। ठीक है, जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं नियमों से बंधे होते हैं, इनका एक पर्टिकुलर नियम है और उसी नियम पे आधारित होकर के ये आपके नृत्य शैली को लेकर के चला जाएगा, व्याकरणबद्ध होते हैं। ठीक है, उसी के आधार पे चलेंगे जो नियमावली होती है। तो संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा 8 शास्त्रीय नृत्य बताए गए। टोटल कितने बताए गए हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य बताए गए हैं संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा। टोटल अब ये कौन कौन से हैं, मैं बस ये चाहता हूं कि आप लोगों को ये सारे याद कर लेने हैं। आप सभी देख रहे होंगे आपके स्क्रीन में ये शास्त्रीय नृत्य आपको दिख रहे होंगे, ऊपर 4 हैं और नीचे 4 हैं। ठीक है, अब एक बार जो है सारे शास्त्रीय नृत्य आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, अब ये सारे शास्त्रीय नृत्य मैंने बताया कि प्रदर्शन कला में नृत्य कला की वो शैली जो कि नियमों से बंधी हुई है। लोक नृत्य में क्या होता है कि जैसे ही कोई स्थान चेंज होता है, जगह चेंज होती है, उसके हिसाब से लोक नृत्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन शास्त्रीय नृत्य हर जगह के लिए एक जैसे ही होंगे, उनका एक ही नियम होगा। कोई भी प्रदर्शन कर रहा है शास्त्रीय नृत्यों का तो उसको जो है उसी नियमों के साथ बंद करके प्रदर्शन करना पड़ेगा, इसी को शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। ठीक है, क्लासिकल आपके डांस फॉर्म के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए टोटल हैं कितने, एक तो भरतनाट्यम है, दूसरा कथक है, तीसरा कथकली है, चौथा कुचिपुड़ी है, फिर आपका मणिपुरी है, फिर मोहिनी अट्टम है, फिर ओडिसी और फिर शास्त्रीय है। ठीक है, मैंने ये ऑनलाइन बैच में बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है और खासकर जो आर्ट एंड कल्चर वाला सेशन है वहां पे बहुत इन डेप्थ पढ़ा है, बट यहाँ पे आपको मैं एक रिवीजन करा देता हूं क्योंकि एग्जाम में मैच द फॉलोइंग पूछता है ना। तो ये जो है आपका भरतनाट्यम, अब एक एक करके देख लेते हैं कहां से जुड़े हुए हैं। भरतनाट्यम आपका कहां से जुड़ा हुआ है? भरतनाट्यम जुड़ा हुआ है तमिलनाडु से। भरतनाट्यम कहां से जुड़ा हुआ है? तमिलनाडु से। ठीक है, तो भरतनाट्यम तो आपका तमिलनाडु से हो गया। ठीक है, कथक हमारा उत्तर प्रदेश से हो गया, यूपी प्लस राजस्थान, उत्तर भारत से जुड़ा हुआ है कथक, उत्तर भारत का कथक है। ठीक है, कथकली आपका केरल से जुड़ा हुआ है। कहां से जुड़ा हुआ है? केरल से। कथकली केरल से बना लीजिएगा। ये कुचिपुड़ी आपका कहां जुड़ा हुआ है? आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से, ध्यान रखिएगा, कुचिपुड़ी आपका कहां से? आंध्र प्रदेश से। इसके बाद आपका मणिपुरी है, मणिपुरी कहां से जुड़ा हुआ? आपका मणिपुर से जुड़ा हुआ है। मणिपुरी मणिपुर से, मणिपुरी आपका मणिपुर से जुड़ा हुआ है। इसके बाद है आपका मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम आपका केरल से जुड़ा हुआ है। मोहिनी अट्टम आपका केरल से जुड़ा हुआ है। ओडिसी, ओडिसी आपका उड़ीसा से जुड़ा हुआ है, ओडिशा से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद आपका है शास्त्रीय, शास्त्रीय आपका असम से जुड़ा हुआ है, असम। मैं फिर से एक बार आपको सारे के सारे बता रहा हूं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनी अट्टम केरल, ओडिसी ओडिशा से और शास्त्रीय आपका असम से। ठीक है, तो ये आपके टोटल क्या हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सभी बच्चे इसको लेकर के ध्यान रखें। ये आपके क्या हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। लोक नृत्य अलग हैं, लोक नृत्य यहां पे नहीं बता रहा, मैं केवल शास्त्रीय नृत्य करा रहा हूं। रट जाइए इसको, रट जाइए। ठीक है, इसको रट जाइए, सभी लोग इसको रट जाइए। हाँ, पुस्तकें कंप्लीट हो गई विजय वर्मा जी, अभी वो बाद में फिर आगे और कुछ ऐड ऑन करूंगा। ठीक है, वो ऐड ऑन होती रहेंगी, बस आपको ये रट लेना है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से,
कथक उत्तर प्रदेश से, कथकली केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मणिपुर से, मोहिनीअट्टम केरल से, उड़ीसा से, ओडिसी और सात्री आपका असम से। ठीक है, क्लियर है सभी को, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल सा है। हाँ, आज मैंने उत्तर प्रदेश राज्य विशेष की क्लास में भी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कथक पढ़ाया था, तो मैंने इनको डिस्कस भी किया था। जो यूपी वाले बच्चे हैं उनको पता होगा, आज यूपी स्पेशल की क्लास में टॉपिक चला था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कथक को जो है काफी ज्यादा, ठीक है, तो कथक के अंग क्या होते हैं, ये सब चीजें मैंने पढ़ाई थी। वो कभी अलग से एक एक लेंगे, फिर बाद में इस महारिवीजन में मैं क्या करूंगा, एक दिन भरतनाट्यम ले लूंगा, एक दिन कथक ले लूंगा, एक दिन कथकली ले लूंगा, एक दिन कुचिपुड़ी ले लूंगा, एक दिन मणिपुरी ले लूंगा। तो अब एक एक करके आपको आगे आने वाले सेशंस में पूरे पढ़ा दूंगा। इससे क्या होगा, आपका ये मेंस ओरिएंटेड भी आपका पूरा तैयार हो जाएगा। बट पहले आप ये पूरे के पूरे याद कर लीजिए। ठीक है, सभी को क्लियर है? ठीक है, चलो, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया इतिहास का। अब आगे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक है संविधान से जुड़ा हुआ। संविधान, इतिहास हो गया, संविधान का रिवीजन। संविधान में आज फिर मैं आपको काफी सारे आर्टिकल पढ़ाऊंगा। टोटल 7 आर्टिकल आज आपको बताने वाला हूं। आर्टिकल इनमें से बहुत सारे आपको पता भी होंगे, क्योंकि आर्टिकल 1 से लेकर 19 तक कल मेन बता दिए थे। आज 20 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 21A पढ़ेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 22 भी पढ़ेंगे, 23 भी पढ़ेंगे, 24 भी पढ़ेंगे और 25 भी पढ़ेंगे। इतने आर्टिकल यहां पर हम लेंगे। ठीक है, अब देखो, ये आप सभी जानते हैं, ये आपका आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। 19 तो वाक एवं अभ्यक्त की स्वतंत्रता, ये तो हमने पढ़ ही लिया था, ये टोटल आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। 23, 24 आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना। अनुराग जी, देखो एचपीएससी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं। प्रॉपर रिवीजन के लिए जितने भी स्टेट पीसीएस हैं सभी बच्चे यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं। सभी का रिवीजन प्रोग्राम है ये। मंडे टू फ्राइडे 7 बजे क्लास चलेगी। सुबह 5:30 बजे करंट अफेयर्स के सेशन पे आइए, करंट अफेयर्स करवाता हूँ मैं। मंडे टू फ्राइडे आपका करंट अफेयर्स एग्जाम इंडिया के यूट्यूब चैनल पे चलता है, और आपका 9 बजे आंसर राइटिंग का सेशन चलता है। तो बस इतने सेशन आप फॉलो कर लीजिए सारे के सारे, और इससे आपका काफी बहुत हेल्प मिलने वाली है आप लोगों को। रिवीजन मतलब इतना फास्ट और रैपिड रिवीजन आपको किसी दूसरी जगह नहीं होगा। देखो, आर्टिकल 20 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जब देश में कभी इमरजेंसी लग जाएगी, आपातकाल लग जाएगा, आर्टिकल 352 लग जाएगा, तो आर्टिकल 20 और 21 कभी भी समाप्त नहीं होने वाले आर्टिकल हैं। आने वाले समय पे मैं आपको एक एक आर्टिकल पढ़ाऊंगा। पहले आर्टिकल 1, फिर आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, ऐसे भी रिवाइज कराऊंगा। टेंशन मत लीजिएगा, ये तो अभी रैपिड रिवीजन चल रहा है हमारा। तो आर्टिकल 20 जो है ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। संरक्षण, हाँ, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आपका कहां पे दिया गया है, आर्टिकल 20 में। तो एक तो आर्टिकल 20 ये आप याद कर लो। ठीक है, आपको पता है दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता किसी व्यक्ति को, है ना। जबरदस्ती अपने ही प्रति वो गवाही नहीं दे सकता है कि भैया उसको जबरदस्ती आप गवाही के लिए तैयार कर ले, नहीं, अपने खिलाफ कोई भी गवाही नहीं दे सकता है ना। और उसको दोहरा एक ही दंड के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। सब आर्टिकल 20 में ये प्रोविजन दिए गए हैं। ठीक है, और इसके बाद आर्टिकल 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा जो है इस आर्टिकल को लेकर के कई सारे फंडामेंटल राइट और जोड़े। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, सभी को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। लाइक का जीवन का अधिकार है हर व्यक्ति को। ठीक है, शारीरिक सुख का अधिकार है। तो शारीरिक सुख का बहुत बड़ी डिफिनीशन है आपकी। शारीरिक सुख में आपका सब कुछ आता है, स्वस्थ नींद लेने का अधिकार, स्वस्थ वायु लेने का अधिकार, ये सब आ जाते हैं आपके। ठीक है, हर तरीके के आ जाते हैं। अनुराग जी कह रहे हैं सर जी मेरा एक क्वेश्चन है कि मास्टर वीडियो 3 या 4 ईयर वाली भी क्या वो भी अपडेट हैं? देखो, जितने भी मास्टर वीडियो मैंने बनाए हैं वो लगभग, देखो, करंट के सारे अपडेटेड हैं, जीएस के भी मास्टर वीडियो अपडेटेड है। हिस्ट्री में क्या चेंज होगा, पॉलिटी में क्या चेंज होगा, इकोनॉमी में क्या चेंज होगा, आप देखोगे तो उसमें मैंने स्टैटिक सेक्शन ही बनाया, इसलिए करंट का मास्टर वीडियो अलग रखा है और जीएस का मास्टर वीडियो अलग रखा है। तो मास्टर वीडियो और इंटायर वीडियो सीरीज में भी मैंने जो मैराथन क्लास टाइप में लिया है,
इंटायर वीडियो में भी आपका पूरा कवर हो रहा है, सारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो आप लोग एक बार इंटायर वीडियो और मास्टर वीडियो इन दोनों श्रृंखलाओं को देख लें। जैसे आपका जो इंटायर वीडियो है उसमें ज्योग्राफी के सारे अपडेटेड हैं, मास्टर वीडियो में हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, साइंस, ये सब अपडेटेड है वहां पे, ठीक है। साइंस का भी नए आपके मास्टर वीडियो आए थे, तो एक बार देख लीजिएगा उनको। क्लियर है अनुराग कुमार जी? कोई भी बच्चा है एक बार रिवीजन करने के लिए आप पूरा जो है इनको ले सकते हैं, ठीक है। सेशन को देखिए, लाइक जरूर कर दिया करिए, बार बार मैं आप लोगों को कहता हूं सेशन को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं इसे। तो आर्टिकल 20 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 ये भी बहुत सिंपल सा आर्टिकल है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है इसमें, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन के तहत ये आपका जोड़ा गया, पहले नहीं था ये। तो किसी भी अभिभावक को क्या करना, उसका एक कर्तव्य क्या है अभिभावक का, कि 6 से 14 वर्ष का कोई भी बच्चा है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, पहले तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। क्लियर है? अब आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 में वही है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ठीक है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, आर्टिकल 22। क्लियर है, स्पष्ट है? मतलब आप सोचिए किसी को भी, मतलब पुलिस यदि गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होगा, पहली तो बात यह है। और यदि उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत, निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्स है, मतलब रिलैक्स क्या, 3 महीने तक जो है पुलिस उसे डिटेन कर सकती है, ठीक है। तो इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को लेकर के बात है। और इसमें यदि पुलिस गिरफ्तार करती है तो पहले उसको रीजन बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा कि उसने क्यों आपको गिरफ्तार किया, और उसके 24 घंटे के अंदर अंदर नजदीकी जो मजिस्ट्रेट होंगे वहां पर आपको उनके सम्मुख आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो ये बात की गई है, ठीक है ना। हाँ, आर्टिकल 21A आपका राइट टू एजुकेशन है, बिल्कुल सही है। हाँ, कोई भी अरेस्ट किया जाता है, कुछ भी होता है तो उसको लेकर निरोध किया जा सकता है। लेकिन बस इसमें एक जो है पुलिस जो मिसयूज करती है वो यात्रा का समय जो आपका रखा जाता है, पहले तो गिरफ्तारी ही की टाइम बहुत बाद में दिखाई जाती है। देखो हर चीज़ का मिसयूज है ना। पुलिस के पास आर्टिकल 151 एक ऐसा, वो माफ़ करिएगा, आईपीसी का सेक्शन 151 है उनके पास। तो पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है यदि उसको शक और संदेह हो जाता है कि आपराधिक प्रवृत्तियों से जुड़ जाता है। तो 151 जो है एक बहुत बड़ा अस्त्र है पुलिस के पास, और उसका जो है मिसयूज भी बहुत बार होता है। वो जरूरी भी है लेकिन मिसयूज भी होता है उसका बहुत। ये कौन है? शशि रवि कह रहे हैं, सर एक प्रश्न पूछना है कि पेड कोर्स में कंप्लीट करने के बाद यहाँ जुड़े या साथ में रिवीजन की क्लास से जुड़े रहें। देखो ये क्लास तो करनी ही करनी है, अनिवार्य पुलिस है, ठीक है। ये अनिवार्य क्लास है, ये अनिवार्य क्लास है महारिवीजन की। जो बच्चे पेड क्लास में जुड़ते हैं वहाँ की क्लास तो है ही है, लेकिन ये अनिवार्य क्लास है। ये इससे जुड़ना है, सुबह करंट की क्लास से जुड़ना है और आंसर राइटिंग से जुड़ना। 3 लाइव सेशन आपके लिए मैंडेटरी हैं, है ना। और लाइव सेशन को लेकर अब हम आपको बहुत अच्छा कुछ प्लान लेकर के आ रहे हैं, जल्द ही आपको बताने वाले हैं, तो वो मैं बताऊंगा आगे उसमें। विजय वर्मा जी करें सर, लेकिन पुलिस ऐसा करती नहीं पुलिस तो देखिए, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। हर जगह गलत नहीं है और हर जगह चीज़ें सही भी नहीं है, दोनों चीज़ें हैं, मिली जुली चीज़ें हैं, इसलिए मैं जनरलाइज होकर के बात नहीं करूंगा। पुलिस को भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, पुलिस के पास भी बहुत सारी व्यवस्थाएं भी हैं। तो ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति ही एक जैसा, हम एक चश्मे से सबको नहीं देखेंगे पूरे सिस्टम को। सिस्टम अच्छा भी है, नहीं तो यहाँ तो अराजकता फैल जाए, है ना। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं पे हमारे पास सबसे बड़ा अस्त्र जो बैठा हुआ है ना, हमारे देश की जुडिशरी है, हमारे देश के एडवोकेट हैं, है ना। लॉयर बहुत बड़ी पावर है इस देश में, जो एडवोकेट हैं, जो इस देश को जो है एक तरीके से, क्योंकि जो वो एक तरीके से मध्यस्थ हैं, विधिक सलाहकार जो हैं आपके देश में जितने भी हैं, बहुत बड़ी पावर है। और जिस तरीके से, और देखो कहीं ना कहीं पे गलत सही दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन जो गलत होगा उसको न्याय तो मिलता है, ये बात तो तय है
कि न्यायपालिका, लेकिन यह है कि न्यायपालिका के ऊपर लोड इतना ज्यादा है कि न्याय मिलने में इतना डिले हो जाता है, न्याय खर्चीला बहुत हो चुका है ना। एक तो एडवोकेट की फीस इतनी ज्यादा होती है, फिर कई जगह पे पुलिस जो है वो भी पैसे खाती है, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। आम आदमी के लिए न्याय पाना इतना आसान नहीं रह गया आज के टाइम पीरियड पे। आज आ जाएगा अनुराग कुमार जी, एनसीईआरटी का टारगेट वीक 3 आज आ जाएगा आपका, ठीक है। आज मैं रिलीज कर दूंगा वीडियो, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम से जुड़ा हुआ है। मानव दुर्व्यापार, मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती है और बलात्श्रम नहीं हो सकता है। बलात्श्रम इसका भी निषेध है, इन दोनों का निषेध है। मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम इन दोनों का निषेध है, ठीक है। आर्टिकल 24 ये कारखाने वगैरह में, जो कारखाने होते हैं ना, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। बालकों का नियोजन, 14 वर्ष से कम बच्चे जो हैं, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। मतलब बालकों को कारखाने जो रिस्की वर्क होते हैं, 14 वर्ष से कम बच्चों को नहीं लगाया जा सकता वहां पे, ठीक है। और आर्टिकल 25 जो है आपकी, ये धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपको, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कैसी धार्मिक स्वतंत्रता? एक तो अंतःकरण की स्वतंत्रता है, आप अपना विश्वास, ठीक है। धर्म को अबाध रूप से मानने की व्यवस्था है, तो धर्म को मानने की व्यवस्था है, मानने के साथ साथ उसको अपने आचरण में लाने की व्यवस्था है, ठीक है। मानने की, आचरण में लाने की, मानना, आचरण में लाना, ठीक है, और प्रचार करना, ये सारी स्वतंत्रताएं इसी में जुड़ी हुई। आप अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। राज्य के संदर्भ में तो यह है कि राज्य किसी भी धर्म का पालन पोषण नहीं करेगा। संतोष जी, मैंने आपको बताया तो न्यू टारगेट अभी क्लास के बाद आ जाएगा आपका। आजाद पब्लिकेशन के चैनल पे देख लेना, अभी क्लास तो कर लो, ठीक है, इसको तो कर लो आप। तो ये 25 आर्टिकल 25 हो गया। आजाद पब्लिकेशन का चैनल विजिट करना, क्लास के बाद 9 बजे देखना, 9 बजे वीडियो, टारगेट वीडियो आ जाएगा, टेलीग्राम पे भी भेज दूंगा मैं, ठीक है। तो आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि को लेकर हो गया। 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता हो गई। 21 होगा 0 से 4 वर्ष के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। 22 कुल दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। 24 मानव दुर्व्यापार। 23 मानव दुर्व्यापार। 24 आपका कारखानों और बालकों के नियोजन के संबंध में, और 25 आपका धार्मिक स्वतंत्रता। क्लियर है सभी को भाई? एक ही प्रश्न को बार बार मत रिपीट किया करिए, ठीक है। ये मेरा आप लोगों से आग्रह है। एक ही बात को बार बार कहने से क्या फायदा बताओ? मुझे सब सुनाई देता है ना आपकी बात को, हर बात को मैं देखो ध्यान रखता हूं, कोई भी ऐसा होता नहीं है कि मैं किसी बात को ध्यान न रखूं। एक एक बात जब मैं आपकी सुनता हूं, और कई बार तो आप लोगों को बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब चलो ज्योग्राफी में आ जाते हैं। ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। कल मैंने बताया था कि एक ही पहले महाद्वीप था पेंजिया, फिर एक ही महासागर था पेंथालौसा, फिर कालांतर में कार्बोनीफेरस ईरा के टाइम पीरियड पे क्या हुआ, पेंजिया का विघटन हो गया। पेंजिया का विघटन हो गया तो सब अपनी अपनी यात्रा में गोंडवाना लैंड और लॉरेंसिया, टेथिस सागर का जन्म हुआ। टेथिस सागर के दक्षिण में गोंडवाना लैंड और उत्तर में लॉरेंसिया था। भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ठीक है। अब देखिए ये पहले पेंजिया था, ठीक है। पेंजिया का विघटन हुआ, विघटन होने के बाद ये टेथिस भूसन्नति है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पूरा टेथिस भूसन्नति है। इसके उत्तर में लॉरेंसिया, दक्षिण में गोंडवाना लैंड है। और इसके बाद फिर इनका आपस में धीरे धीरे तो एक ड्राइविंग फोर्स है जिसके कारण से आपस में ये क्या हुए, टूटे। ड्राइविंग फोर्स जो वेगनर ने बताया, अल्फ्रेड वेगनर ने बताया, उसने क्या बताया था, ड्राइविंग फोर्स बताया था गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का। गुरुत्वाकर्षण बल और ज्वारीय बल, ये सब ड्राइविंग फोर्स बताया कि इन ड्राइविंग फोर्स के कारण से जो है, जो कि बाद में इसको आलोचना भी की गई, ठीक है। अब वेगनर ने इसको महाद्वीपीय विस्थापन के बहुत सारे प्रमाण दिए। वेगनर ने क्या किया, अब प्रमाण की बात करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि मैं आपको प्रमाण बताऊंगा कि वेगनर ने क्या क्या प्रमाण दिए, ठीक है। सारे लोग जितने भी हैं एक बार इनको देखने का प्रयास करेंगे कि वेगनर ने क्या क्या प्रमाण दिए, क्या क्या एविडेंस दिए इसको लेकर के, ठीक है। सारे के सारे एविडेंस यहां पर जानने का हम प्रयास करेंगे।
सारे एविडेंस जानने का प्रयास करेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के। तो वेगनर ने भूगर्भीय भूतकाल के भूभाग के एक होने के पक्ष में कई सारे प्रमाण दिए और आज भी इन प्रमाणों को नकारा नहीं जा सकता है। पहला प्रमाण है जिगसा फिट। पहला प्रमाण क्या है आपका? जिगसा फिट। पहला प्रमाण ये है आपका जिगसा फिट। ठीक है, जिगसा फिट के तहत वेगनर ने यह बताया कि जो बहुत सारे महाद्वीपों के तट हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे देखिए, आप देखिए ये दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है और ये अफ्रीकी महाद्वीप है। यदि इनको आपस में जोड़ें तो ये जुड़ जाएंगे। दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी तट, ये है पूर्वी तट दक्षिणी अमेरिका का, और अफ्रीका का पश्चिमी तट, ये दोनों आपस में जुड़ जा रहे हैं। मतलब ये पहले कभी एक रहे होंगे, फिर ये अलग हो गए आपके। तो पहला तो उसने बताया जिगसा फिट। ठीक है, बोला कि ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, मतलब इनको आपस में, जैसे कागज के पन्नों को काट दीजिए और काटने के बाद एक साथ जोड़िए तो जुड़ जाएंगे, है ना। तो वैसा ही कुछ जिगसा फिट इनमें देखने को मिलता है कि ये भूखंड पहले कभी एक ही रहे होंगे। एक एविडेंस तो ये देता है। पहले बोला ना कि पूरे एक ही साथ जुड़े हुए हैं, तो एक एविडेंस ये है आपका। ठीक है चंदन कुमार जी, मैं उस पर आऊंगा कि कौन से बल, कौन से फोर्स काम करते हैं। हाँ, तट में साम्यता थी। ठीक है चंदन जी, अभी आएंगे हम कि अंतरजात बल या बहिर्जात बल में से क्या योगदान था, ड्राइविंग फोर्स क्या था आपका, संवहनीय धारा सिद्धांत और लालाप्स थ्योरी क्या है, उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। यहाँ तो सिंपल सा ये है कि दक्षिणी अमेरिका, और ये पहला एक एविडेंस ये दिया। दूसरा एविडेंस जो इसके द्वारा दिया गया वो दिया गया कि भूगार्भिक समानताएं बहुत सारी हैं। ठीक है, दूसरा क्या दिया गया? भूगार्भिक समानताएं, चट्टानें एक जैसी हैं, गार्भिक समानताएं। भूगार्भिक समानताएं कैसी हैं? चट्टानें एक जैसी हैं इन तटों के पास में। यहां पर जो चट्टानें पाई जा रही हैं वही चट्टानें यहां पर पाई जा रही हैं। ठीक है, चाहे वो दक्षिणी। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पे देखिए ये वाला हिस्सा जो आपका है, ये कनाडा वाला, यहां पे ये हिस्सा भी आपका जुड़ जाता है। यदि हम इसको यूरोप से जोड़े तो यूरोप से आकर के हिस्सा भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट मतलब यही है। ठीक है, तो भूगार्भिक चट्टानें एक जैसी हैं। दूसरा एविडेंस ये है, ये एविडेंस भी आप लोग लिख लीजिए। कोयला और वनस्पतियां एक जैसी हैं, जो यहाँ पे कोयला पाया जा रहा है, यहाँ पे जो कोयला पाया जा रहा है, यहाँ पे जो, तो कोयला, वनस्पतियां ये सब एक जैसी हैं आपकी। जीव जंतु ये सब एक जैसे हैं। ये सारे के सारे कैसे हैं आपके? एक जैसे हैं। पराचुंबकत्व के प्रमाण हैं यहाँ पे, पराचुंबकत्व। ठीक है, पेलियो मैग्नेटिज्म का भी प्रमाण देखने को मिलता है। ध्रुव की दिशाओं का अध्ययन किया गया। ठीक है, यहां पर जो है जो लौह अयस्क पाया जा रहा है वो सारे के सारे यहां पर जो है इससे जुड़े हुए हैं। तो पूरा चुंबकत्व ये भी आपका एक एविडेंस के तौर पे उसने बताया कि इन जो तटे हैं, देखो एक साथ जुड़े रहे होंगे तभी तो एक जैसी यहाँ पे चट्टानें हैं। जैसे जुड़े रहे होंगे तो एक जैसी वनस्पतियां, एक जैसा जो है यहाँ पे कोयला पाया जा रहा है, एक जैसी जो है यहाँ की चट्टानों की स्थिति है। ठीक है, इसके अलावा जो समुद्र का नीचे वाला हिस्सा है, समुद्र का नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा एक दूसरे से नजदीक जा रहा है या एक दूसरे से दूर जा रहा है। तो इसके बारे में भी बताया। जैसे मध्य अटलांटिक महासागर है जो, उसके बीच में मध्य अटलांटिक कटक है, तो समंदर के अंदर भी जो चट्टानें वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक दूसरे से नजदीक जा रही हैं। ठीक है, तो उसने बताया कि चूंकि ये दूर जा रही तो फिर महाद्वीप भी एक दूसरे से दूर गए होंगे, समुद्री आधा स्थल का विस्तारण हो रहा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इससे नए क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। जैसे आप देखिए नीचे से मैग्मा आया, ठीक है, ये देखिए ये प्लेट इधर जा रही है, महाद्वीपीय प्लेट, ये प्लेट इधर जा रही है, तो बीच से क्या है, ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है। क्या हो रहा है? ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, ज्वालामुखी उद्गार। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप देखिए, और नया जो है लैंड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, नया सागर भी बन रहा है, नया लैंड भी बन रहा है, नेसेंट सी यहाँ पे बन रहा है। तो महाद्वीपीय दरारों की अवस्थाएं और नए आधा स्थलों का बनना, ये भी एक रीजन है। ठीक है,
ये एक आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बहुत सारे भौगोलिक प्रमाण भी दिए उसने, भौगोलिक प्रमाण दिए उसने, जैसे पर्वतों का निर्माण उसने ये बताया, ठीक है। नवीन मोरदार पर्वतों की उत्पत्ति हुई है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका जो यहाँ पे जो तटीय क्षेत्र है ना, यहाँ पे इस जगह पे कई सारे पर्वत बने हैं, बलित पर्वत बने हैं। जैसे एक पर्वत यहाँ पे एंडीज पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो ये भी प्लेटों का, ये प्लेट भी की सिद्धांत पे और ज्यादा स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एंडीज पर्वत श्रेणी है। मोरदार बलित पर्वत का रॉकीज है आपका ऊपर, उसमें देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे पर्वत हैं, आल्पस है, हिमालय पर्वत है, सब आपके, तो इसका मतलब है महाद्वीप आपस में एक दूसरे से जा रहे हैं, ठीक है। जैविक प्रमाण भी दिए, बायोलॉजिकल एविडेंस भी दिए कि यहाँ पे जो जीव जंतु हैं वो सारे एक ही जैसे पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये आप देखिए, इन्होंने बोला कि जो जीव जंतु हैं वो भी एक दूसरे से तो कभी जुड़े रहे होंगे, तो उसी के कारण से जीव जंतुओं का, जैसे भारत में जो है यहाँ पे गिरी वाले क्षेत्र से, यहाँ पे गिरी वाले क्षेत्र में अफ्रीकन शेर पाए जाते हैं, एशियाई शेर जिन्हें हम कहते हैं। तो कभी भारत अफ्रीका से जुड़ा था, तो जब जुड़ा था तो उसी समयावधि में उनका विस्थापन हुआ होगा, ठीक है। समंदर से तैर के थोड़ो ना आए होंगे, तो चीजें आपस में रही हैं। जैसे आप ये देखिए, भारत है हमारा और ये अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका से जुड़ा था एक समय पे, तो ये जो जुड़ाव था इसी से जीव जंतुओं का भी, वनस्पतियों का भी एक दूसरे से जुड़ाव रहा होगा। तो ये सारे रीजंस थे, ठीक है। क्लियर, स्पष्ट है आपके, जिक्सा फिट, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो ये प्रमाण वाली बात है। अब इसको लेकर के क्या क्रिटिसाइज कैसे किया गया, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आलोचनाएं कैसे की गई, ये मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। इस पिछले सेशन में मैंने आपको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बताया था, फिर मैंने आपको बताया था कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का क्या एविडेंस है, कुछ एविडेंस मैंने आपको बताए, और फिर इसके बाद मैंने आपको बताया महाद्वीपीय सिद्धांत की आलोचना ये अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन को यहीं पे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में छोड़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक है रामसर सम्मेलन से जुड़ा हुआ। कल मैंने आपको रामसर सम्मेलन बताया था, सभी को रामसर सम्मेलन कल बताया गया था कि रामसर सम्मेलन क्या है। मैंने आपको आर्द्र भूमि बताई थी बहुत सारी की आर्द्र भूमियां हैं, ठीक है। और आर्द्र भूमि आपकी जल और थल दोनों के बीच का जो है एक प्रकार का भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वो आपका जलीय तथा शुष्क स्थलीय परिस्थिति के बीच का तंत्र आपका आर्द्र भूमि क्षेत्र है। तो इनके संरक्षण को लेकर ईरान के रामसर में जो है आपका 2 फरवरी 1971 को एक बैठक हुई थी, एक सम्मेलन हुआ था जिसको हम रामसर सम्मेलन कहते हैं, ठीक है। तो 1975 में लागू हो गया था। अब इसी में ये सब डिस्कशन हो गया था। भारत में वर्तमान तक अभी 75 रामसर साइट्स हैं। अब नेक्स्ट है आपका मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ये क्या होता है, इसको लेकर के क्वेश्चन कई बार यूपीएससी में भी पूछा गया है। मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड ये क्या है, कभी भी क्वेश्चन आ जाता है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा, ये भी आपका रामसर से जुड़ा हुआ है। तो देखिए मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में उन अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों को सूची में एक रजिस्टर है आपका, ये क्या है आपका, एक रजिस्टर है जो इसी रामसर कन्वेंशन के तहत ही देखा जाता है। ये क्या है, एक रजिस्टर है। रजिस्टर में उन अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों को सूची किया गया है जो मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप क्या हो गई हैं, उनके पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन हो रहा है या होने की संभावना है, ठीक है। तो मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत हम ऐसी साइट्स को मेंटेन कर रहे हैं जो कि आज उनकी जैव विविधता खतरे में है। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, सभी लोग ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जरूर जाएगा, मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है। यह बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। फिर से एक बार बता रहा हूं, मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत उन अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों को सूचित किया जाता है। आर्द्र भूमियों का एक ऐसा रिकॉर्ड है, ऐसा रजिस्टर है जहां आर्द्र भूमियां मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप या उनका पारिस्थितिकी तंत्र बदल चुका है या उनका पारिस्थितिकी तंत्र बदलने वाला है, ठीक है। ये दोनों चीजें या बदल रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जिनका क्लाइमेट चेंज हुआ है, जिन आर्द्र भूमियों को, उनको जो है आर्द्र भूमियों को मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत रख दिया जाता है। इससे क्या होता है, उनके संरक्षण पर ज्यादा बल प्रदान किया जाता है, ठीक है, उनके संरक्षण पर काम किया जाता है। क्लियर है भाई, सभी को स्पष्ट है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे। अभी तक बताएं सबको समझ में आ रहा है, सारे बच्चों को अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है।
डॉली सिंह जी, बिल्कुल RO का बैच स्टार्ट है। आप लोग आजाद IAS एकेडमी के ऐप में जाकर के RO की क्लास ले सकते हैं। ठीक है, RO का कंप्लीट फाउंडेशन बैच भी है और कंप्लीट रिवीजन बैच भी है। प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रख करके आपका फाउंडेशन और रिवीजन दोनों काम कराया जा रहा है। विष्णुदेव कुमार जी कह रहे हैं सर क्या अफ्रीका में फॉल्ट पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल, अफ्रीका में फॉल्ट पड़ रहा है। महान अफ्रीकन भ्रंश बोलते हैं उसको, रिफ्ट वैली जो वहाँ पे है। तो जॉर्डन से लेकर के पूरा जो अफ्रीका क्षेत्र है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये पूरा क्षेत्र आपका धीरे धीरे फॉल्ट हो रहा है। इसमें महान भ्रंश घाटी के तौर पे इसको हम जानते हैं। तो इसे एक बड़ा फॉल्ट हो रहा है और आने वाले समय पे अफ्रीका से ये क्षेत्र अलग हो जाएगा। लेकिन इसमें अभी भी करोड़ों वर्ष, मतलब हजारों वर्ष मान लो लगेंगे। इतना जल्दी नहीं होती, भौगोलिक प्रक्रियाएं धीरे 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 हो रही हैं। और वहां पे बहुत बड़े स्तर पे जो है झीलें भी विकसित हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब अगले फिजिक्स में, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, फिजिक्स में हम बहुत सारे उपकरणों के बारे में पढ़ रहे थे और उपकरणों के साथ साथ उनका उपयोग पढ़ रहे थे कि किस उपकरण का क्या उपयोग है। तो नेक्स्ट उपकरण है आपका हिप्सोमीटर। अभी हमारा यही चल रहा था टॉपिक, जल्दी ये खत्म होने वाला है, बट देखो हमने कर डाला कई सारे। हिप्सोमीटर, हिप्सोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? हिप्सोमीटर का प्रयोग किया जाता है जल के क्वथनांक को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, जल का क्वथनांक ज्ञात किया जाता है और ये जो है आपका जल के क्वथनांक को ज्ञात करता है हिप्सोमीटर। क्या करता है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, जल की जो है क्वथनांक को मापता है। ठीक है, हिप्सोमीटर। नेक्स्ट अगला यंत्र है आपका, ये देख सकते हैं। अगला जो यंत्र है इसका नाम है काइमोग्राफ। काइमोग्राफ, अगला है आपका काइमोग्राफ। काइमोग्राफ क्या करता है? जो शारीरिक गतिविधियां हैं, जैसे रक्तचाप है, मांसपेशियों का संकुचन है, उनके परिवर्तन को रेखांकित करता है ये ग्राफ। ठीक है, उनके परिवर्तन को रेखांकित करने का काम कौन सा करता है? काइमोग्राफ करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला है आपका लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर, ये तो सभी जानते हैं। लैक्टोमीटर आपका दूध की शुद्धता को नापता है, ये आप देख पा रहे हैं। लैक्टोमीटर क्या करता है? दूध की शुद्धता को नापने वाला यंत्र है, दूध की गुणवत्ता का पता लगाता है और वह दूध का अपेक्षित घनत्व तो इससे पता चलता है, उसी से दूध की शुद्धता पता चल जाती है। इसके बाद अगला है लक्समीटर। ये आप देख पा रहे हैं, ये डिवाइस जो है ये है लक्समीटर। ये प्रकाश की तीव्रता को नापती है। लक्समीटर, लक्समीटर क्या करता है? प्रकाश की तीव्रता को नापता है। प्रकाश की तीव्रता को नापता है। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता नापने वाला यंत्र कौन सा है? लक्समीटर। नेक्स्ट है आपका लिसीमीटर। ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपका लिसीमीटर। लिसीमीटर, लिसीमीटर का काम क्या है? लिसीमीटर वाष्पोत्सर्जन को मापता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन को मापने वाला यंत्र आपका लिसीमीटर है। वाष्पोत्सर्जन को मापने वाला यंत्र आपका लिसीमीटर है। ये आप देख पा रहे हैं, यह लिसीमीटर, ये क्या नापता है आपका? वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने वाला यंत्र आपका लिसीमीटर है। नेक्स्ट अगला यंत्र जो है आपका ये है मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर किसी भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को नापता है। यह क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नापने वाला यंत्र। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को नापने वाला यंत्र क्या होता है? मैग्नेटोमीटर। क्या होता है? मैग्नेटोमीटर। नेक्स्ट अगला है आपका मैनोमीटर। अगला डिवाइस है आपका मैनोमीटर। मैनोमीटर, अगला यंत्र क्या है आपका? मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या करता है? द्रव और गैसों का दाब नापता है। द्रव एंड गैस का दाब नापने वाला यंत्र है कि माप करता है मैनोमीटर। क्लियर है? स्पष्ट है भाई?
सभी को। तो ये आपके प्रमुख प्रमुख जितने भी हो गए, काफी देखो करा दिए अब आपके धीरे धीरे, ठीक है, सारे के सारे लगभग करा दिए, अब कुछ बचे हैं थोड़े बहुत। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? अरे आप सोचिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल जब गर्म होकर के भाप की स्थिति में पहुंचता है तो यही वाष्पोत्सर्जन है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया है ना, जल का भाप में कन्वर्ट होने की दर। देखिए, वायु गर्म होती है, धरातल के संपर्क में वायु गर्म होती है, और गर्म वायु जब जल के ऊपर से गुजरती है तो वो जल को धारण करती है, आर्द्रता धारण करती है। तो जो जल है वो वाष्प के तौर पे, भाप के तौर पे जल के साथ, जो वायु के साथ मिल जाता है, और आर्द्रता युक्त वायु जो है आपकी रहती है, वायुमंडल में मिल जाता है। तो वायुमंडल में आपके जो वायु होती है उसमें जल के कण भी होते हैं, धूल के कण भी होते हैं, है ना, तो कई सारे कणों का मिश्रण होती है वायु। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आज इकोनॉमी के अंतर्गत देखो, अभी तक मैंने आपको राष्ट्रीय आय के टॉपिक काफी सारे पढ़ा दिए, अब राष्ट्रीय आय को फिर से पढ़ेंगे, मतलब अगले सेशन में जीबीए वगैरह पढ़ाऊंगा, मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस, इन सब पे कैसे निकालते हैं, मतलब कैसे राष्ट्रीय आय के मापन की विधि है। लेकिन उससे पहले आज एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, सतत आर्थिक विकास। एक कॉन्सेप्ट है आपका सतत आर्थिक विकास। वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रासंगिक कॉन्सेप्ट यही है, सबसे ज्यादा प्रासंगिक कॉन्सेप्ट आपका क्या है? सतत आर्थिक विकास ही है। सतत आर्थिक विकास क्या है? ऐसा आर्थिक विकास है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सहन शक्ति के अनुसार विकास की बात की जाती है। कि पृथ्वी की सहन शक्ति क्या है? पृथ्वी की सहन शक्ति के अनुसार, पृथ्वी के सहन शक्ति के अनुसार विकास की बात की जाती है। यही आपका सतत आर्थिक विकास है। पृथ्वी की सहन शक्ति के आधार पे विकास की बात की जाती है, यही सतत आर्थिक विकास है। ठीक है, यह अवधारणा कब विकसित हुई? 1960 में विकसित हुई। 1960 में इस अवधारणा का जन्म हुआ, जब लोग औद्योगिकरण और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभावों से अवगत हुए। सतत विकास की अवधारणा का शुरुआत हुआ। ठीक है, 1962 में जब वैज्ञानिक रॉकल कार्सन थे, उनके द्वारा एक बुक लिखी गई, द साइलेंट स्प्रिंग, एक पुस्तक लिखी गई। 1960 के दशक में आपकी इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, और 1960 के दशक में जब आपको पता है औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप पर्यावरण बहुत ज्यादा दूषित होने लगा, तो एक वैज्ञानिक थे रॉकल कार्सन, इनका नाम मैं लिख रहा हूं, वैज्ञानिक थे रॉकल कार्सन। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई 1962 में, 1962 में। पुस्तक का नाम था द साइलेंट स्प्रिंग, द साइलेंट स्प्रिंग, साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग में उन्होंने पहली बार जो है बात की, किस चीज की बात की? सतत आर्थिक विकास की बात की। किसकी बात की? सतत आर्थिक विकास की बात की वैज्ञानिक रॉकल कार्सन ने। ठीक है, तो ये पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, सामाजिक पक्षों के मध्य संबंधों से जुड़ी हुई एक पुस्तक है। और 1968 में जीव विज्ञान शास्त्री पॉल इलरिच ने अपनी पुस्तक पॉपुलेशन बम प्रकाशित की। एक पुस्तक और आई आपकी 1968 में। दूसरी पुस्तक कौन सी है आपकी? 1968 में एक पुस्तक आई। ठीक है, और ये आई पॉपुलेशन बम, जब बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही थी। पॉल इलरिच की पुस्तक है, पॉल इलरिच के द्वारा लिखी गई पॉपुलेशन बम, पॉपुलेशन बम, पॉपुलेशन बम, ये पुस्तक आपकी थी पॉपुलेशन बम, पॉल इलरिच की। इन पुस्तकों में सतत आर्थिक विकास की बात की गई। किसकी बात की गई? सतत आर्थिक विकास की। ठीक है, कि जो मानव जनसंख्या है, जो पर्यावरण संसाधनों का हम दोहन कर रहे हैं, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? सामंजस्य बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सतत आर्थिक विकास कैसा है? कि ऐसा आर्थिक विकास करना जिससे पृथ्वी की सहनशीलता शक्ति को ध्यान में रख करके आर्थिक विकास करना। ठीक है ना, आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित करना, पर्यावरण में किसी भी प्रकार की हानि ना हो, है ना। तो पृथ्वी को हमें ध्यान में रखना है, पृथ्वी की सहन शक्ति को ध्यान में रखना है, ऐसा आर्थिक डेवलपमेंट करें, तो यही आपका सतत आर्थिक विकास है। इससे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं,
नेक्स्ट सेशन में मैं आपको सतत विकास के बारे में और डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे मैंने आपको 2 पुस्तकें बताई। 1962 में रॉकल कार्सन ने द साइलेंट स्प्रिंग में पहली बार जो है पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और सामाजिक पक्षों की बात की गई। फिर 1968 में पॉपुलेशन बम जो है पॉल लिलरिच के द्वारा लिखी गई। उसमें जो है बताया गया कि मानव जनसंख्या, संसाधन और पर्यावरण के बीच में क्या संबंध हो सकता है, कैसे जो है ये पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है जो आर्थिक विकास है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। गोपाल तिवारी कह रहे हैं सर बिंड सिस्टम पढ़ाएं। बिंड सिस्टम देखो किसी क्लास में मैं रिवाइज करा दूंगा, वैसे ऑनलाइन बैच में मैंने डिटेल से पढ़ा रखा है, बट रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लें गोपाल जी, थोड़ा सा आप प्रतीक्षा करें, पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लें। ठीक है, क्लियर है। तो सतत आर्थिक विकास ये एक कॉन्सेप्ट है, आपको ये ध्यान रखना है। तो देखिए इकोनॉमी के अंतर्गत एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया सतत आर्थिक विकास का, वैसे आप सभी जानते थे। बाकी ये साइंस के जुड़े हुए जितने भी यंत्र हैं, मापक यंत्र हैं, उनके क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं, वो सारा टॉपिक आपने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, और ये सब मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखना है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड मैंने आपको बताया, पहले तो मैंने आपको बताया था कि रामसर सम्मेलन के अंतर्गत बहुत सारी जो है आपकी आर्द्र भूमियाँ सम्मिलित होती हैं, लेकिन उसी के साथ एक और है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो जो आपकी मानवीय हस्तक्षेप के कारण से आर्द्र भूमि आपकी पारिस्थितिकी तंत्र चेंज होता है, तो इसके तहत रखते हैं। इसके बाद ये आपका डिस्कशन हो गया, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड हो गया, आपका वेटलैंड एरिया की बात हो गई, और ये मैंने आपको बताया पृथ्वी का जो ये आपका था, हाँ ये आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में कुछ एविडेंस जो दिए, एविडेंस मैंने आपको बता दी। आलोचना अब नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे हम लोग, आलोचना भी इसकी देख लेंगे कि क्या आलोचना हुई पेंजिया वगैरह को लेकर, और फिर इसके बाद प्लेट विवर्तनी पढ़ाऊंगा। इसके बाद भारतीय संविधान के आर्टिकल देखे आपने, ठीक है, 20 से लेकर 25 तक हमने आर्टिकल देख लिए मेन, और ये हमने शास्त्रीय नृत्यों को देख लिया। तो इस तरीके से महारिवीजन के अंतर्गत आज के अंक में इतना ही रखेंगे। आप लोगों को कैसा लगा एक बार बताएं। चीज़ें देखो कितने बढ़िया से कवर हो रही हैं, बस आपको रिवीजन करना बचा है। आप लोग रिवीजन मेरे साथ इसी तरीके से करते रहिए, कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब रिवाइज कराऊंगा आपको प्रॉपर। ठीक है, रैंडम रिवीजन आपका चलता रहेगा, ठीक है ना।